अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम आलमी मुआशी तब्दीली के बारे में जो शायद दुनिया की मालियाती तारीख में एक बड़ा मोड़ साबित हो। सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से दूरी की तरफ जा रही है? ये सिर्फ एक नारा है या एक हकीकी तब्दीली? आज हम हकायक फ़रादादो शुमार की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या है। ये वो अमल है जिसमें ममालिक, कंपनियां और मरकजी बैंक अमरीकी डॉलर के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करते हैं। ये तीन बड़े शोबों में होता है। पहला, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में, दूसरा बैनुल अक़वामी तजारत में और तीसरा कमोडिटी मार्केट जैसे तेल और गैस की खरीदारी में। अब सवाल ये है कि डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? दूसरी जंग अजीम के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ जिसने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। उस वक्त से अमरीकी डॉलर आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियाद बन गया। आज 2025 में भी डॉलर की हैसियत बहुत मजबूत है। आलमी ज़र मुबादला के तबादले में 88% हिस्सा डॉलर का है। बैनुल अक़वामी तजारत में तकरीबन 40% इन्वॉइसिंग डॉलर में होती है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के कर्ज़ों में 70% डॉलर में हैं। स्विफ्ट के जरिए होने वाली बैनुल अक़वामी अदायगियों में 45.6% डॉलर में हैं, जो कि 2024 में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। आइए देखते हैं कि डी डॉलराइजेशन के क्या सबूत हैं। पहला सबसे बड़ा सबूत मरकजी बैंकों के ज़खायर में तब्दीली है। साल 2000 में आलमी ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉलर का हिस्सा 71% था। 2016 में ये 65.3% था और अब 2024 के तीसरे क्वार्टर में ये गिरकर 59.3% रह गया है। कुछ ज़राए के मुताबिक ये 58 से 56% के दरमियान है। ये गिरावट बतदरीज हो रही है लेकिन मुसलसल है। दूसरा बड़ा सबूत अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी है। 2008 के मालियाती बहरान के वक्त गैर मुल्की सरमायाकारों का हिस्सा 50% से ज़्यादा था। अब 2025 के शुरू में ये गिरकर 30% रह गया है, यानी पिछले 15 सालों में ये तकरीबन 20% कम हो गया। तीसरा बड़ा सबूत कमोडिटी मार्केट, खास तौर पर तवानाई की तिजारत में है। अब बहुत से ममालिक तेल और गैस की खरीदारी अपनी मकामी करेंसियों में कर रहे हैं। रूस ने मगरबी पाबंदियों की वजह से अपना तेल मशरक़ी और जनूबी ममालिक को उनकी मकामी करेंसियों में बेचना शुरू कर दिया। भारत, चीन और तुर्की सब डॉलर के मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी युआन में तेल की कीमतों के मुआहदों पर गौर शुरू किया है, हालांकि इसमें पेशरफ्त सुस्त है। चौथा अहम सबूत सोने की खरीदारी में तेजी है। मरकजी बैंक अब ज़र मुबादला के ज़खायर में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। 2022 से 2024 तक मुसलसल 3 साल मरकजी बैंकों ने सालाना 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा। ये जदीद तारीख में सबसे लंबा दौरानिया है। उभरती हुई मईशतों में सोने का हिस्सा 10 साल पहले 4% था, अब ये दुगना होकर 9% हो गया है। अब बात करते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है। पहली बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का इस्तेमाल है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक ने रूस के $300 बिलियन से ज़्यादा के ज़र मुबादला के ज़खायर मुंजमद कर दिए। ये वाक़यात दुनिया भर के ममालिक के लिए एक चेतावनी बन गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर डॉलर में ज़खायर रखेंगे तो अमेरिका सियासी वजूहात के बिना पर उन्हें मुंजमद कर सकता है। 2001 में अमरीकी पाबंदियों के प्रोग्राम सिर्फ 120 ममालिक और इदारों पर थे। 2024 तक ये बढ़कर 900 से ज़्यादा हो गए। दूसरी बड़ी वजह उभरती हुई मईशतों की तरक्की है। चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे ममालिक अब आलमी मईशत में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ब्रिक्स ममालिक अब आलमी जीडीपी का 35% और आलमी आबादी का 45% नुमाइंदगी करते हैं। ये ममालिक चाहते हैं कि आलमी मालियाती निज़ाम में इनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए। तीसरी वजह अमेरिका का कर्जा है। अमेरिका पर अब $37 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्जा है, जो कि जीडीपी का 120% है। हर साल $2 ट्रिलियन का माली खसारा है, जो जीडीपी का 7% है। ये सूरत हाल बहुत से ममालिक को फिक्रमंद कर रही है। चौथी वजह डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव है। फेडरल रिजर्व ने 2023 में सूद की शरह 5.5% तक बढ़ाई। 2025 के शुरू में डॉलर दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में 10% से ज़्यादा गिर गया, हालांकि बाद में कुछ बहाली हुई।
अब आते हैं ब्रिक्स की कोशिशों पर। ब्रिक्स के ममालिक डी डॉलराइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं। असल में ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया 10वां मुकम्मल रुकन बन गया। अब ब्रिक्स प्लस कहलाता है। ब्रिक्स ममालिक की बाहमी तिजारत का 90% हिस्सा अब मकामी करेंसियों में हो रहा है। चीन और रूस की तिजारत का 99.1% हिस्सा युआन और रूबल में तय पाता है। चीन और भारत ने रुपए और युआन में तिजारती मुआहदे शुरू किए हैं। ब्राज़ील अपनी करेंसी रियाल इस्तेमाल कर रहा है। चीन और रूस की तिजारत 2024 में $244.8 बिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ब्रिक्स पे एक बड़ा मंसूबा है जिस पर काम जारी है। अक्टूबर 2024 में मॉस्को में इसका प्रोटोटाइप दिखाया गया। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जो स्विफ्ट का मुतबादिल बनने की कोशिश है। इसका मकसद ब्रिक्स ममालिक को अपनी करेंसियों में तिजारत करने की सहूलत देना है। ये रूस के SPFS, भारत के UPI, चीन के CIPS और वीचैट पे, ब्राज़ील के पिक्स और जनूबी अफ्रीका के सैमोस निज़ामों को आपस में जोड़ने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। ब्रिक्स पे अभी तक सिर्फ मंसूबे की शक्ल में है। 2025 के वस्त तक ये इब्तदाई मराहिल में है। उम्मीद है कि 2026 तक पायलट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि स्विफ्ट या डॉलर का मुकम्मल मुतबादिल बनाने में दहाइयां लग सकती हैं। चीन भी अपनी करेंसी युआन को बैनुल-अक़वामी बनाने में मसरूफ़ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 140 से ज़्यादा ममालिक में तकरीबन $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी डाली गई है, जो युआन में है। क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS रोज़ाना 9.5 ट्रिलियन युआन की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। 2022 से 2024 तक ये 65% से ज़्यादा बढ़ा है। युआन का बैनुल-अक़वामी तिजारत में हिस्सा बढ़ रहा है। फरवरी 2022 में ट्रेड फाइनेंस में युआन का हिस्सा 2% से कम था। एक साल बाद ये 4.5% हो गया। 2023 में ये तकरीबन 6% तक पहुंच गया, जो यूरो से भी ज़्यादा था। 2024 में यूरो ने दोबारा बढ़तरी हासिल कर ली, लेकिन युआन की तरक्की काबिले ज़िक्र रही। लेकिन स्विफ्ट की आलमी अदायगियों में युआन का हिस्सा अभी भी सिर्फ 2% के करीब है। अब सोने की खरीदारी की तफसील देखते हैं। चीन ने 2024 में लगातार कई महीने सोना खरीदा। मई 2025 तक चीन के सोने के ज़खायर 2296 टन तक पहुंच गए। 2023 में चीन सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने तकरीबन 225 टन सोना खरीदा। रूस के पास मई 2025 में 2329 टन सोना था। भारत ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा और मार्च 2025 तक कुल 879.6 टन हो गए। तुर्की ने अपने ज़खायर मार्च 2025 तक 623.92 टन तक बढ़ा लिए। पोलैंड ने 2024 में 90 टन सोना खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2025 के सर्वे के मुताबिक 95% मरकज़ी बैंक तवक्को कर रहे हैं कि आलमी सोने के ज़खायर बढ़ेंगे। रिकॉर्ड 43% ने अपने ज़खायर बढ़ाने का इरादा ज़ाहिर किया। उभरती हुई मईशतों में ये तनासुब 48% है। दोस्तों, अब कुछ अहम सवालात के जवाबात देते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या डॉलर वाकई अपना तख्त खो रहा है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। डॉलर अब भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। आलमी ज़खायर में 58% हिस्सा, स्विफ्ट पेमेंट्स में 45.6%, FX ट्रांजैक्शंस में 79%। ये आदादो शुमार बताते हैं कि डॉलर की बढ़तरी अभी भी कायम है। लेकिन रुझान क्या है? रुझान आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली का है। माहिरीन का कहना है कि रिज़र्व करेंसी की तब्दीलियां अमूमन 40 से 50 साल लेती हैं। बरतानवी पाउंड की मिसाल देखें। 1913 में ये 65 से 70% ज़खायर में था। 1960 की दहाई तक ये ख़त्म हो गया। इसमें तकरीबन 50 साल लगे। क्या युआन या कोई दूसरी करेंसी डॉलर की जगह ले सकती है? फिल वक्त नहीं। युआन को बैनुल-अक़वामी करेंसी बनने के लिए बहुत सी रुकावटें हैं। चीन में कैपिटल कंट्रोल्स हैं। युआन को आज़ादाना तब्दील नहीं किया जा सकता। चीनी बॉन्ड मार्केट अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स जितनी लिक्विड नहीं। सियासी और कानूनी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत की कमी है। यूरो क्या? यूरो दूसरी बड़ी रिज़र्व करेंसी है, लेकिन आलमी ज़खायर में इसका हिस्सा तकरीबन 18 से 20% है। यूरो ज़ोन के अपने मुआशी मसाइल हैं, इसलिए यूरो भी मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन सकता। तो फिर क्या होगा? माहिरीन 3 मुमकिना मंजरनामे बताते हैं। पहला तदरीजी तवाज़ुन है। 2030 तक डॉलर का हिस्सा 50% तक आ सकता है। यूरो 25%, युआन 10% और सोना 15%। ये नर्म तब्दीली होगी। दूसरा अचानक बहरान है।
अगर कोई बड़ा झटका लगे जैसे नई पाबंदियां या एतमाद में कमी तो डॉलर 2027 तक 40% तक गिर सकता है। ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी लाएगा। तीसरा मल्टीपोलर निज़ाम है। एक नया निज़ाम उभरेगा जिसमें यूरो, युआन और डिजिटल यूरो शामिल होंगे। 2030 तक डॉलर 45% पर आ सकता है। अब सवाल ये है कि डी डॉलराइजेशन के क्या असरात होंगे। ममालिक के लिए ये ज़्यादा आज़ादी ला सकता है। अमरीकी पाबंदियों से बचने का रास्ता मिलेगा, अपनी मकामी करेंसियों में तिजारत से लागत कम होगी, लेकिन मनफी असरात भी हैं। मुख्तलिफ करेंसियों में तब्दीली महंगी होगी, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से खतरा बढ़ेगा, आलमी लिक्विडिटी कम हो सकती है जो कर्ज़ों और सरमायाकारी को मुतासर करेगी। अमरीका के लिए ये बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर डॉलर रिजर्व स्टेटस खो दे तो अमरीका में महंगाई 10% तक जा सकती है। दरामदात बहुत महंगी हो जाएंगी, सस्ते कर्जे लेने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अमरीका की मईशत की गहराई और मालियाती मंडियों की ताकत अब भी डॉलर को सहारा देती है। आम कारोबारी लोगों के लिए ये तब्दीली मुश्किलात ला सकती है। स्विफ्ट के मुताबिक 40% आलमी अदायगियां अब भी डॉलर में हैं। डी डॉलराइजेशन से बैनुल-अक़वामी तिजारत पेचीदा हो रही है। एक्सचेंज रेट्स ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। डॉलर को यूरो या युआन में बदलना ज़्यादा महंगा और एहतियात तलब हो गया है। छोटे कारोबारी लोगों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और हेजिंग करनी पड़ रही है, जो माली और लॉजिस्टिकल चैलेंज है। लेकिन नए मौके भी हैं। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नई मंडियों तक रास्ते बना रहा है। उभरती हुई मईशतों के साथ तिजारत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। अलबत्ता सप्लाई चेन्स, करेंसियों और पेमेंट सिस्टम्स को तब्दील करने की लागत काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर छोटे कारोबारी लोगों के लिए। कुछ अहम चैलेंजेस भी हैं। ब्रिक्स ममालिक में बाहमी एतमाद की कमी है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात हैं। हर मुल्क अपने पेमेंट सिस्टम को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो भारत का UPI हो, चीन का CIPS हो या रूस का SPFS हो। इससे इत्तेफाक राय मुश्किल हो जाती है। कोई यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी नहीं है जो मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाए। सियासी रद्द-ए-अमल भी अहम है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को धमकी दी कि अगर उन्होंने नई करेंसी बनाई या डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो 100% टैरिफ्स लगाए जाएंगे। जुलाई 2025 में उन्होंने 10% इजाफी टैरिफ्स की धमकी भी दी। इसके जवाब में क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि अगर अमेरिका ज़बरदस्ती डॉलर इस्तेमाल करने पर मजबूर करेगा तो मज़ीद ममालिक मकामी करेंसियों की तरफ जाएंगे। भारत का मौक़िफ़ दिलचस्प है। वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने मार्च 2025 में वाज़ेह किया कि डॉलर बहैसियत रिज़र्व करेंसी बैनुल-अक़वामी माशी इस्तेहकाम का ज़रिया है। दुनिया को अभी ज़्यादा इस्तेहकाम चाहिए, कम नहीं। भारत कॉमन ब्रिक्स करेंसी के खिलाफ है। इंडोनेशिया ने भी ट्रंप की धमकियों के बाद कहा कि वो डी डॉलराइजेशन में दिलचस्पी नहीं रखता। तो दोस्तों, नतीजा क्या निकला? डी डॉलराइजेशन एक हकीकत है, लेकिन ये एक तदरीजी अमल है। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है और करीबी मुस्तकबिल में ये हैसियत बरकरार रहेगी, लेकिन इसकी बरतरी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। 2000 में जो 71% थी वो अब 58% के करीब है। कुछ शोबों में डी डॉलराइजेशन तेज है, जैसे मरकजी बैंकों के ज़खायर, सोने की खरीदारी और कमोडिटी मार्केट्स, खास तौर पर तवानाई की तिजारत। लेकिन दूसरे शोबों में डॉलर की बरतरी कायम है, जैसे FX ट्रेडिंग, क्रॉस बॉर्डर लोन्स और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड मार्केट्स। ब्रिक्स की कोशिशें जारी हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। ब्रिक्स पे अभी मंसूबे की शक्ल में है। कॉमन करेंसी का ख्याल फिलवक्त मुश्किल नज़र आता है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सोने की अहमियत बढ़ रही है। मरकजी बैंक इसे सेफ हेवन और सैंक्शन से महफूज रहने का जरिया समझते हैं। ये ट्रेंड जारी रहने का इम्कान है। मुस्तकबिल में एक मल्टीपोलर मॉनेटरी सिस्टम बन सकता है, जिसमें डॉलर, यूरो, युआन और सोना सबका किरदार हो। ये तब्दीली दहाइयों में होगी, फौरी तौर पर नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन मुस्तकबिल में तेज़ होगा? क्या डॉलर अपनी बरतरी बरकरार रख सकेगा या एक नया आलमी मालियाती निज़ाम उभरेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और माशी या सियासी मौजू पर तफसीली वीडियो बनाएं तो वो भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और द पेज को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की इत्तला आपको मिलती रहे। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।